स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये चीज आपने पहले भी करी हुई है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा है। सिंपल सिंपल फंडा ये है कि सपोज करो ये कोई सिलेंडर मान लीजिए आप, जिसकी लेंथ L है, एरिया A है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें मेरा पानी भर रखा है 2 लीटर का, मैंने इसको खींच दिया, इसकी नई लेंथ हो गई L डैश, एरिया हो गया A डैश। अब बताइए इसमें पानी कितना है? कहता है 2 लीटर। सिंपल, मतलब वॉल्यूम विल रिमेन कंजर्व। तो यहां पे ये समझना है कि स्टार्टिंग का वॉल्यूम जो है A इंटू एल विल बी फाइनल वॉल्यूम A डैश L डैश। ये पहली बात यहां पर हमें ध्यान रखनी है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब जैसे क्वेश्चन कीजिए, देखिए, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल लेंथ, टू इट्स डबल लेंथ, what will be its new resistance, what will be its new resistance if initially it was, if initially it was R, कैपिटल R। बताइए जल्दी से कीजिए, इजी। कहता है कि पहला रेजिस्टेंस R है, रो एल अपॉन है, नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है। चूंकि इसने मटेरियल चेंज नहीं करा है, इसलिए रो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेंथ इसने बढ़ा दी है, मैंने माना L डैश हो गई है, एरिया इसका चेंज हो गया होगा, मैंने माना A डैश है। बोलता है कि L डैश जो है वो 2L है, तो A डैश कितना आएगा ये आप निकाल लीजिए वॉल्यूम कंजर्वेशन से। L डैश की जगह 2L रख लीजिए, A/2। बस L डैश की वैल्यू आ गई, A डैश की वैल्यू आ गई, इसको रख लीजिए, रो 2L और A डैश की जगह A/2। तो नया रेजिस्टेंस आ गया 4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन A, और रो एल अपॉन A को हमने पहले ही कैपिटल R बोल रखा है, इट इज 4 टाइम्स। सिंपल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिससे R होता है हमारे पास रो एल अपॉन A, ठीक है। देखना, अब अगर मुझे L इज गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में था, आपको बोल दिया था कि लेंथ आपकी डबल कर दी है, तो लेंथ दे रखा है बट एरिया नहीं दे रखा, तो इस फॉर्मूले को हम रो एल अपॉन ए को इसको L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। AL हो गया वॉल्यूम, तो रो एल स्क्वायर अपॉन बी, वॉल्यूम कंजर्व रहता है तो रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब क्वेश्चन में था कि लेंथ को डबल कर दिया है, तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। आंसर आ गया 4 टाइम्स। अगर आपको बोलता है कि एरिया हाफ कर दिया है, यानी कि एरिया गिवन है, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये आपका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम और एरिया का स्क्वायर। अब आपको पता है वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ये चीज तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अब जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि एक वायर को लंबा कर दिया, खींच करके 3 टाइम्स लंबा कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम्स कर रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 टाइम्स। बोलता है कि एक वायर को कंप्रेस कर दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खींचने से ही होगा, एक वायर को कंप्रेस कर दिया, उसकी लेंथ हाफ कर दी है, तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंथ हाफ कर दी है तो 1/2, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। बोलता है कंप्रेस करके एरिया डबल कर दिया है, एरिया डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, 10th में करे होंगे। इसमें कभी कभी आप ये भी समझ लेना कि एरिया की बात करता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो यू कैन से कि रेडियस के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर आपके पास रेडियस चेंज करने को बोलता है तो ये हो जाएगा r की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल एक वायर को खींच करके उसकी रेडियस हाफ कर दी है, तो बताइए नया रेजिस्टेंस कितना है। तो रेडियस उसने हाफ कर दी है, यानी कि 1/r की वैल्यू 1/2 का 4, यानी कि ये हो गया 16। उल्टा करोगे तो 16 टाइम बढ़ जाएगा। देखना एक बार, मैंने जो बोला समझ में आया। अगर आपके पास रेडियस को 1/2 टाइम्स कर दिया है तो रेजिस्टेंस R/16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप 1/2 का 4 पावर करोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो ये मैथ्स है। चलिए, तो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग। लेकिन याद रखना, अगर ये कह दिया कि वायर को कट करा है तो कट करने में कोई भी इस तरह का वॉल्यूम कंजर्वेशन का रूल नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया नहीं होगा, क्योंकि कट करा है आपने। तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। जैसे क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन मैं कराता था डेली अपनी क्लास में, और उस साल बोर्ड में भी आया सेम क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन क्या था, ये तो मैं 10th में भी कराया था। If the length of a wire, if the length of the wire is increased by 10%, if length of the wire is increased by 10%, what is the percentage change? What is the percentage change in the resistance? ट्राई कीजिए। अब क्या कह रहा है ये कि आपके पास देखो, परसेंटेज चेंज क्या होता है, मैंने 11th में भी कई बार बताया होगा। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, पहले तो आप चेंज निकालो। चेंज होता है किसी का भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है, इसलिए इनिशियल वैल्यू इंटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज आप ऐसे निकालते हो। अगर हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। इसको करने का सिंपल तरीका बता देता हूं कि ये बोलता है कि लेंथ को बढ़ा करके 10% कर दिया है, यानी कि अगर अभी लेंथ L है तो L का 10% बढ़ा दीजिए, यानी कि 1.1L हो गया नया लेंथ आपका। ठीक है, अब नया लेंथ हो गया 1.1L, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दीजिए। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भाई हो गया 1.1। तो सिंपल तरीके में हम अगर R2 निकालने की कोशिश करें तो रो L हो गया मेरे पास 1.1L, एरिया हो गया A अपॉन 1.1, तो ये हो गया 1.1 का स्क्वायर रो L अपॉन A, यानी कि 1.21 इंटू R1। अगर मैं ये कह दूं कि पहला रेजिस्टेंस R1 था और बाद में रेजिस्टेंस हो गया रो L डैश अपॉन A डैश, आगे मेरे पास R2। अब आप परसेंटेज चेंज निकाल दीजिए, रख दीजिए वैल्यू। परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू दैट इज R2। R2 की वैल्यू क्या आ गई 1.21 इंटू R1, इनिशियल वैल्यू R1 अपॉन R1 इंटू 100, 21%। तो ये सिंपल है हमारे पास। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो L स्क्वायर अपॉन V, तो R डैश हो गया रो L स्क्वायर मतलब 1.1 का स्क्वायर अपॉन V, तो रो L स्क्वायर बाई V को आप कह सकते हो, ये आपके पास R2 हो गया 1.1 का स्क्वायर इंटू R1, इसको हम पूरा कह सकते हैं R1 है। तो फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे कि R2 आपके पास निकल गया 1.21 इंटू R1, फिर वही R2 की वैल्यू रख करके निकालना जैसा आपको ठीक लगे। या एक और मैथ देखो, अगर हो जाए तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो हो गया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का
स्क्वायर, ये भी इजी पड़ेगा, R2 अपॉन R1, मुझे पता है लेंथ 1.1 टाइम्स हो गई है पहले वाले की, है ना, तो आपके पास हो गया आपके पास 1.21 R2 बाई R1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हैं मैथ्स को। क्वेश्चन लिखना है, इफ 10 cells each of 2 volt are connected in series across a resistor capital R, and current is I1, and current is I1, full stop. If the terminals of two cells are reversed, दो सेल के टर्मिनल आपने पलट दिए, comma, current in the resistance become I2, then current in the resistance become I2. Calculate I1 upon I2. चलिए देखिए, ये कहता है कि 10 सेल लगाए हैं आपने, ये 8 सेल है और ये आपके 2 सेल है। जब इनको आपने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया है तो करंट जा रही है I1, हर एक का वोल्टेज मैंने माना E, दैट इज 2 वोल्ट, तो I1 हो गया, सपोर्ट कर रहे हैं तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 10E और रेजिस्टेंस है R, और E की वैल्यू 2 वोल्ट है तो 20 बाई R, 2 वोल्ट ही दे रखी ना क्वेश्चन। अभी कहता है 2 सेल पलट दो, यानी कि 8 तो ऐसे ही है और 2 इसमें पलट दिए तो उनकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। अब ये करंट को अपोज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, नेट जो आएगा 8 तो एक तरफ देंगे 8 सेल और 2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो नेट वोल्टेज ये हो जाएगा, 8 में से दोगे 6E अपॉन R, E 2 है वोल्ट, तो 12 बाई R, ये हो गया मेरे पास I2, बस I1 अपॉन I2 कर दो, 20 बाई 12, 5 बाई 3। आइए तो गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है, तो उसको मैं यहां पढ़ाता हूं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है, तो कई सारी बुक्स में जो उसके न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको वहीं पर मिलेंगे, यहां पर नहीं मिलेंगे, बट उसको मैं यहीं पढ़ाता हूं क्योंकि यहीं पे कुछ समझ में भी आ जाता है इजीली एक ही बार में। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट नापता है। आप सिंपल समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इसमें करंट जाती है IG, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहलाती है। मतलब अगर 10 एम्पियर तक करंट जाती है तो 10 एम्पियर में ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट ऐसे कर देते हैं। अब हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर को हमें यूज करना है, गैल्वेनोमीटर को हम चेंज करना चाहते हैं एज ए वोल्टमीटर, और हम इसको यूज करेंगे एज ए एमीटर। समझिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि वोल्टमीटर ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई से हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि ये उस सर्किट से करंट ही न ले अगर वो रीडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा।
तो इसको मुझे एज ए वोल्ट मीटर यूज कर पाऊंगा मैं कब, जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं। और इसका रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा कैसे, मैं इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या करा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया हाई वैल्यू का, ये। अब ये बन गया मेरे पास वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का सर्किट हो गया। क्लियर। और अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो ये रहा आई, ठीक है। इसका टोटल वोल्टेज यानी कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जिसको हम बोलते हैं, वो कितना हो गया, V इज इक्वल टू आई आर जी प्लस आर एच। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो ये सर्किट याद रखना आप, है ना। सर्किट याद रखोगे तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आरजी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अच्छा, उसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हाँ, उसी के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ करके। फॉर्मूले से ज्यादा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आइए, अब जैसे मुझे एमीटर में बदलना है, हमें पता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होता है। अब ऐसा क्या करूं इसके साथ कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, ये देखने वाली बात है। तो हमें पता है कि अगर मैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं और इसकी वैल्यू में कम कर देता हूं, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस इन दोनों के रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो मैं ये काम कर दूंगा कि एक आर एस, इसको बोलते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कनेक्ट कर दूंगा। और इसको फिजिक्स में बोलते हैं शंट जोड़ दिया है या शंटिंग कर दी है। शंटिंग का मतलब क्या है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ देना। अब क्या करा आपने, इधर देखना, यहां से करंट अगर आई गई, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट Ig मान लेता हूं, यहां आ गई I माइनस Ig। इस केस में इन दोनों के लिए, इन दोनों के एंड पे वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखोगे, Ig Rg इज इक्वल टू I माइनस Ig और Rs। बस, अब Rs पूछ रहा है तो Rs निकाल दो, Ig Rg अपॉन I माइनस Ig। कुछ टर्म्स भी देख लेना। I को यहां कहते हैं कि ये एमीटर मैक्सिमम इतनी करंट पड़ सकता है, यानी कि I, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर। पहले कितनी पढ़ रहा था, Ig, तो मैंने बोला रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसी भी जो आइडियल वोल्टमीटर या एमीटर होता है, मैं ऐसे ही सर्किट बनाता हूँ। आइडियल तो होता ही नहीं, हाँ, बाकी जिसको आप आइडियल के आसपास मानते हो वो यहां तक बढ़ रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आप आइडियली इनफाइनाइट कर दें। हाँ, ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें यही सर्किट होता है। सर, एमीटर में वोल्टेज दोबारा बताना कैसे निकालिए? कुछ नहीं बेटा, इसकी वोल्टेज इज इक्वल टू इसकी वोल्टेज, खत्म। और I इंटू आर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम याद रखना, फिर जो भी पूछेगा कर लेना। और I आर जी को आप कह सकते हो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर।
जैसे क्वेश्चन कीजिए, व्हाट शंट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 milliampere comma 20 volt 20 volt galvanometer, 1 milliampere 20 volt galvanometer into an ammeter with range of 50 milliampere, ट्राई कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। व्हाट शंट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 milliampere 20 volt गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर बनाना पड़ेगा आपको। ये रहा मेरे पास गैल्वेनोमीटर, जिसमें जाने वाली करंट है कितनी, 1 milliampere, और IG RG दे रखा है आपके पास 20 वोल्ट है, तो RG हो गया आपके पास 20/1 milliampere, यानी कि 10⁻³ ऊपर गया। नहीं पागल है क्या, सोचना है। ओके, अभी कहता है कि इसको आपको एक एमीटर में चेंज करना है, तो मुझे पता है एमीटर में चेंज करने के लिए पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा RS, और यहां पर करंट अगर IG जा रही है तो यहां आ जाएगी I माइनस IG, जो हमने सर्किट बनाया था। क्लियर। और ये क्या कह रहा है, एमीटर विद द रेंज ऑफ 50 milliampere, यानी कि I की वैल्यू 50 milliampere तक चली जाए। तो निकालिए इसको। IG RG विल बी इक्वल टू I माइनस IG RS। ये पूरी वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट, है ना। हाँ, और I आपको दे रखा है 50 milliampere, इसमें से 1 milliampere माइनस करनी है आपको, और RS निकालना है। तो 49 इंटू 10⁻³ RS। बाकी आप सॉल्व करते रहना। $408.5 आ रहा है मेरे पास। हाँ, और इसमें जो आपने RS लिखा उसमें 10⁻³ नहीं होगा फिर, अगर ऊपर गया तो? उसके बाद ही लिखा है बेटा। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि 20/49 408 आ रहा है? क्या 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 हो जाता है बीच बीच में? तुम्हें लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करा तो 408 आ गया, फिर ये 10 की पावर सॉरी, हाँ यहाँ पे 3 ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसकी कह रहा है, अरे ये बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि तू कह रहा है कि यहाँ पे भी 10⁻³ आना चाहिए। हाँ, ये 10⁻³ हो जाएगा, इसको कर लेना। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। हरे डालिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रैकेट में लिखना हीट या इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल हीट या इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आइए, तो इलेक्ट्रिकल हीट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंडक्टर आप लेते हैं जिसमें ऑफकोर्स इमोबाइल आयंस रहेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, जैसे आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, these electron will get drifted
जैसे ड्रिफ्ट होंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही टकराएगा ये काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जाएगा यही आपको कहलाता है इलेक्ट्रिकल हीट। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, पहले बना लीजिए। लिखिए इसमें, when electrons are drifted, देखिए, when electrons are drifted, they collide with immobile ions. Of conductor. These ions or atoms start vibration. ये जैसे इससे टकराएगा तो ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा, स्टार्ट वाइब्रेशन, and get heated up. It means kinetic energy of electrons is converted into heat energy. चलिए, कोई नई बात नहीं थी। अब इस चीज को जिस साइंटिस्ट ने स्टडी करा उसको हम बोलते हैं जूल, और फिर हमने दिया है जूल्स लॉ। ये भी आपने टेंथ में पढ़ा है। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ दिस हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जितने ज्यादा टाइम तक रखोगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसको मिला करके आप लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि हीट का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT। सिंपल। और फिर इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले की कई सारी वेरिएशन है। अगर आप I की जगह V/R रख देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई RT। ये तब लगाएंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वैसे तो कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, यानी कि पैरेलल में लगाएंगे तो थोड़ा सा इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगे आपसे। या फिर आप R की जगह V/I रख दीजिए तो ये हो जाएगा VIT, और या फिर आप R की जगह V/I रख दिया ना, V/I रख दिया आपने, ठीक है। या फिर आप, हाँ बस ठीक है, दो ही तो है। और ये आप तब लगाएं जब आपके पास करंट कांस्टेंट हो, यानी कि सीरीज में लगाएं। तो कई बार एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक फॉर्मूला कहता है I स्क्वायर RT, एक कहता है V स्क्वायर बाई RT। इसकी मानो तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट बढ़ता है, इसकी मानो तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट कम होता है।
तो ये क्या क्या दिक्कत है इसमें? किसकी सही माने? तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर हीट तब बढ़ेगा इफ करंट कांस्टेंट रखते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट तब कम होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं। बस जब इतना लिख लिया है तो यूनिट भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, ठीक है। अब आपको पता है इसकी यूनिट होती है जूल। कमर्शियल यूनिट भी आपने पढ़ी हुई है, किलो वाट आवर, जिसको आप 1 यूनिट कहते हो। ये भी पढ़ा हुआ है आपने, 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। आता है ना, किलो को 10⁻³ वाट को जूल बाय सेकंड। वाट क्या होता है? जूल बाय सेकंड, जिसको हम वाट कहते हैं। चलो एकदम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, पावर जब पढ़ेंगे।